जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स। वो रक्षा प्रतिरक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक है फ्रेंड्स। और ये पेज नंबर आपका 121 से लेके 125 तक का ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो होमवर्क दिया जाता है उसका फ्रेंड्स ये क्या है, तो उसका आपका ये वीडियो है। तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो। देखिए रक्षा और प्रतिरक्षा के बारे में हम लोग देखेंगे और ये पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। लिखा कि प्रथम महिला सीएसएफ बटालियन। देखिए नंबर 24 में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में पहली बार महिला बटालियन के गठन को मंजूरी प्रदान की है। इंपॉर्टेंट है, यह केवल महिला कर्मियों द्वारा निर्मित पहली सीआईएस बटालियन होगी जिसमें 1000 से ज़्यादा महिलाएं कर्मी शामिल होंगी और इसका नेतृत्व कमांडेंट रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह पहल सुरक्षा बल प्रवर्ती मांगों जैसे बीआईपी सुरक्षा, हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के जवाब में शुरू की गई है। देखिए अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट है कि तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 20 से 21 नवंबर 2024 के बीच में भारतीय नौसेना ने तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल के चौथे संस्करण का आयोजन किया था। ये क्वेश्चन बना किसने किया है, तो भारतीय नौसेना ने। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इस अभ्यास में तटीय संपत्तियों जैसे बंदरगाह, तेल रिगो, सिंगल पॉइंट म्यूरिंग्स, केवल लैंडिंग पॉइंट्स और तटीय आबादी सहित महत्वपूर्ण तटीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने में ध्यान केंद्रित किया गया है। सी विजिल के बारे में देखिएगा। सी विजिल नामक तटीय रक्षा अभ्यास की परिकल्पना वर्ष 2018 में 26/11 के बाद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए उनके कदमों की पुष्टि करने के लिए उद्देश्य से की गई थी। इसका पहला संस्करण जनवरी 2019 में आयोजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि सी विजिल का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, जनवरी 2019 में। और ये परिकल्पना वर्ष 2018 में 26/11 के बाद में इसको मजबूत करने के लिए उठाए गए थे। याद है 2018 में और 26/11 की घटना के समय। यह एक राष्ट्रीय स्तर पर पहल के रूप में है जो भारत की समुद्री रक्षा और सुरक्षा क्षमताओं का समग्र मूल्यांकन प्रदान करता है। आगे देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट शौर्य गाथा। ये भी इंपॉर्टेंट। नंबर 24 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण के दौरान प्रोजेक्ट शौर्य गाथा की शुरुआत की। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रोजेक्ट शौर्य गाथा की शुरुआत किसने की थी, तो देखिए जनरल अनिल चौहान ने। अभी वर्तमान में सीडीएस के कौन है अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल चौहान है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए प्रथम सीडीएस कौन थे, पहले सीडीएस मतलब कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया था। तो कमेंट करके आपको बताइएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट शौर्य गाथा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की पहल है और इसे संयुक्त सेवा संस्थान के अंतर्गत सेंटर फॉर द मिलिट्री हिस्ट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी के सहयोग से शुरू किया गया है। अब देखिए इस प्रोजेक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के साथ ही यूएसआई पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, गृह और एवं विदेश मंत्रालय भी शामिल है। इसका उद्देश्य है कि विरासत को सुरक्षित करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलिट्री टूरिज्म को बढ़ावा देना। बंकर बस्टर बम 27 सितंबर 2024 को इजरायली वायुसेना की 69वीं स्क्वाड्रन ने F-15 फाइटर जेट्स से बेरूत पर ताबड़तोड़ हमला किया है। आसमान से करीब 80 से 85 बंकर बस्टर बम गिराए गए थे और कुछ GBU 72 फैमिली के बम थे, कुछ MK-84 सीरीज के बम थे। ये कोई साधारण बम नहीं थे जो ज़मीन पर विस्फोट करे, ये ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं फिर फटते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये इजरायली वायुसेना ने 69वीं स्क्वाड्रन ने F-15 फाइटर जेट्स से बेरूत पर ताबड़तोड़ हमला किया था। किस पे किया था, बेरूत पे। किसने, तो इजरायली ने, ठीक है। देखिए GBU 72 बम क्या है, तो वजन 2268 किलोग्राम है। GBU 72 सीरीज के बम स्टील कंक्रीट की मोटी दीवारों को तोड़ सकती है। ये गाइडेड बम तहखाना, बंकर या सुरंगों को तोड़ने के लिए तैयार किए जाते हैं। देखिए ये बम का लक्ष्य को भेदते हुए जमीन के भीतर गहराई तक घुस जाते हैं और फिर फटते हैं। इन्हें इमारत पर गिराया जाए तो किसी बंकर में तो भी भयानक तबाही होती है। अगला हिस्सा नुकीला होती है ताकि वे तेज गति से जमीन के अंदर चले जाए। देखिए MK-84 बम क्या है, तो वजन 907 किलोग्राम है। अमेरिका, देखिए खासियत क्या है, तो अमेरिका में बने ये बम बहुत तेज़ धमाका करने में सक्षम है और ये बंकर का इमारत नष्ट करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। इन्हें BLU 109 बम भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि MK-84 बम को और किस नाम से जाता है, तो BLU 109 बम भी कहा जाता है। स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट अवैध, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और IIT दिल्ली ने जवानों के लिए कम वजन की स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट अवैध तैयार किया था। किसने किया है, तो DRDO और IIT दिल्ली ने तैयार किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या कि DRDO के ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए
IIT दिल्ली में एक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की है जिसमें यह जैकेट तैयार की है। इसका वजन 8.2 किलोग्राम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका वजन कितना है? 8.2। DRDO की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में, ठीक है ना। और नासा का भी स्थापना कब हुआ था? तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका स्थापना हुआ था 1958 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्या कि DRDO ने एक बयान में कहा है कि हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद यानी कि एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफिट का निर्माण पॉलीमर और स्वदेशी बोरॉन सिरेमिक सामग्री से किया गया है। जैकेट में सामने और पीछे दोनों तरफ सुरक्षा कवच प्लेट लगी है, यानी कि ये 360 डिग्री पर सुरक्षा प्रदान करेगी। पीठ पर लगने वाली गोली को भी बचाव करती है। देखिए ड्रैगन ड्रोन क्या है? तो यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले खार्किव क्षेत्र में रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना द्वारा ड्रैगन ड्रोन गिराए गए हैं के वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आया है, जिसका बाद यह ड्रोन एक बार भी फिर चर्चा में है। यूक्रेन की सेना ने यह खार्किव क्षेत्र में रूसी सेना द्वारा कब्जा किए गए ठिकानों पर आग उगलने वाले ड्रैगन ड्रोन गिराए जाने को वीडियो पोस्ट किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रैगन ड्रोन इंसान और पर्यावरण दोनों के लिए काफ़ी घातक है। ड्रैगन ड्रोन क्या देखिएगा, यह ड्रोन वास्तव में थर्माइट गिराता है और यह एल्युमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर का कौन है? मिश्रण है ड्रैगन ड्रोन मिसाइल। और थर्माइट 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट 2200 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पर जलता है, इसलिए यह पेड़ों और वनस्पति को तुरंत जलाकर राख कर देता है। यह मिश्रण पौराणिक ड्रैगन द्वारा उगलने वाली आग जैसा दिखता है और इसलिए इसका नाम ड्रैगन ड्रोन पड़ा है। देखिएगा जोरावर क्या है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा लार्सन एवं टुब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित हल्के टैंक जोरावर के ऊंचे क्षेत्रों के में परीक्षण जल्द शुरू किए होंगे और सेना ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अब देखिए ये टैंक चीन के मुकाबले के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए। इन्हें LSLAC पर तैनात किया जाना है। जोरावर टैंकों को DRDO के चेन्नई स्थित प्रयोगशाला कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है। यह देश में बने सबसे हल्के टैंक होंगे, याद रखिएगा। और सूत्रों के अनुसार अभी इनका वजन 25 टन है करीब है, तथा नए संस्करण में इसे और कम करने का प्रयास किया जाएगा। वजन कम करने होने के टैंक का बिना सड़क वाली जगह पर 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, जबकि सड़क पर इनकी अधिकतम रफ्तार 70 किलोमीटर होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कि पिनाका शस्त्र प्रणाली। नवंबर 2024 में DRDO ने शक्तिशाली गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है और इसका निर्माण पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है, ठीक है। इनका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पे रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। पिनाका जो शस्त्र प्रणाली है ये अपने मतलब ये देश में ही विकसित किया गया। इसका नाम क्या है? तो भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया। यह DRDO के पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास परिसर ने बनाया है। इसकी एक बैटरी में 6 लॉन्च वाहन होते हैं। इसकी रेंज 120 से 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। देखिए लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। नवंबर 2024 में ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो क्वेश्चन आएगा कि DRDO ने कहाँ पे किया है? तो ओडिशा के तट के चांदीपुर स्थित है। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का यह पहला उड़ान परीक्षण है। यह मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। यह भूमि पर लंबी दूरी पर हमला करने में सक्षम है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल देखते हैं। सितंबर 2024 में ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज के माध्यम से दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। याद रखिए कहाँ पे? तो उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO ने किया, ठीक है ना। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 4000 किलोमीटर है, ये भी आ सकता है। और यह अग्नि सीरीज की चौथी मिसाइल है और यह इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। यह लंबी दूरी की परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल था। ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो आपकी जो अग्नि 4 मिसाइल है कहाँ से? तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। देखिए INS तुसील। दिसंबर 2024 में भारतीय रक्षा मंत्री की रूस यात्रा के दौरान रूस के नौसैनिक जहाज INS तुसील भारत को सौंपा है। तो याद रखिएगा ये INS तुसील किसको सौंपा है? भारत ने। किसने? तो रूस ने। और जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत के रूस के अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक में भाग लेने के लिए रूस गए थे। याद रखिए कब? 21वीं बैठक कहाँ गए थे? रूस गए थे। कौन? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। देखिए INS तुसील के बारे में। यह प्रोजेक्ट 1135.6 के अंतर्गत निर्मित रूसी युद्धपोत की उन्नत क्रमांक 3rd श्रेणी तलवार श्रेणी के 7वां युद्धपोत है। प्रोजेक्ट 1135.6 भारतीय नौसेना के लिए रूस द्वारा डिजाइन व निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत के एक वर्ग है।
वर्ष 1999 में वर्ष 2013 के बीच में रूस का भारत के लिए ऐसे 6 पोत निर्मित किए गए हैं। रूस से अभी तक प्राप्त तलवार श्रेणी के 6 युद्धपोत है। एक है तलवार F40 कमीशन वर्ष 2003 में किया गया था, त्रिशूल F43 कमीशन वर्ष 2003 में, तबर F44 कमीशन 2004 में, तेग को किया गया था कमीशन 2012 में, तरकस को किया गया था कमीशन वर्ष 2012 में, और त्रिकांड को किया कमीशन वर्ष 2013 में। ठीक है, इस श्रेणी में 8वां युद्धपोत INS तमाल को वर्ष 2025 की शुरुआत में भारत को दिया जाना है। तो याद रखिएगा 8वां युद्धपोत कौन है, तो INS तमाल को कब दिएगा, तो 2025 में भारत को देने का वादा किया गया। आगे देखते हैं INS समर्थक। अक्टूबर 2024 में लार्सन एवं टुमरो द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किए जाने वाले 2 बहुउद्देशीय पोत में पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत समर्थक को कट्टुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से, तो कट्टुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है INS समर्थक को। यह 107 मीटर लंबा और 18.6 मीटर चौड़ा तथा इसकी विस्थापन क्षमता 3750 टन से अधिक है। यह बहुउद्देशीय पोत जहाज़ों को खींचने, सतह व हवाई लक्ष्यों का प्रक्षेपण करने और पूर्ण प्राप्त करने, मानव रहित स्वायत्त वाहनों को संचालित करने और समुद्री निगरानी, गश्त, मानवीय सहायता प्रदान करने आदि में भी करेगा। INS निर्देशक की बात करते हैं 18 दिसंबर 2024 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना ने नवीनतम सर्वेक्षण जहाज INS निर्देशन का जलावरण किया है। कहाँ पे था, विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना ने, जिससे अक्टूबर 2024 में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को INS निर्देशक सौंपा है। यह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित 4 सर्वेक्षण पोतों की श्रृंखला का दूसरा पोत है। इस श्रेणी का पहला जहाज INS संध्याक है, 3 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, पहला INS संध्याक को 3 फरवरी 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आगे देखिए अदम्य और अक्षर का जलावतरण। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में तीव्र गति के 2 स्वदेशी गश्ती पोत अदम्य और अक्षर का जलावरण किया है। इन पोतों को के शामिल होने के तटरक्षक बलों की ताकत और बढ़ेगी। इनका इस्तेमाल अब तटीय परिसंपत्ति एवं द्वीप क्षेत्रों की सुरक्षा की निगरानी में किया जाएगा। भारतीय तटरक्षक महानिदेशक परमेश शिवमणि की पत्नी प्रिया परमेश ने अथर्ववेद के श्लोकों के उच्चारण के बीच में इन पोतों अदम्य और अक्षर को औपचारिक जलावतरण किया है और GSL के मुताबिक अत्याधुनिक स्वदेशी गश्ती पोत तटरक्षक बल की विशिष्ट परिचालन जरूरतों के ध्यान में रखकर निर्मित किए गए हैं। 52 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले ये पोत अपतटीय परिसंपत्ति और द्वीपीय क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी में बेहद उपयोगी साबित होंगे। GSL भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 FPV के बेड़े का निर्माण कर रहा है और जो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में शिपयार्ड को महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। देखिए जहाज मालपी और मुल्की का जलावतरण। सितंबर 2024 में माहे श्रेणी के मालपी और मुल्की जहाज को कोच्चि में जलावरण किया गया। इसका नाम भारत के सामरिक महत्व के बंदरगाहों के नाम पर रखा गया है। इन जहाज़ों का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है। इनकी लगभग 80% सामग्री भारतीय है। ये भारतीय नौसेना के लिए मैसर्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें जहाज है। रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में 30 अप्रैल 2019 को 8 जहाज़ों के निर्माण में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात। 29 अगस्त 2024 को भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। क्वेश्चन आएगा कि दूसरी कौन है, तो याद है स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को शामिल किया गया। यह परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसका निर्माण विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के जहाज निर्माण केंद्र में किया गया। इसकी लंबाई 111.6 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर और विस्थापन 6000 टन है। इसे एक 7 ब्लेड वाला प्रोपेलर है जो दाबयुक्त जल रिएक्टर द्वारा संचालित होगा। यह सतह पर 22 से 28 किलोमीटर घंटा तक पानी के अंदर 44 किलोमीटर घंटा चल सकता है, रफ्तार से चल सकता है। यह टारपीडो, बारूदी सुरंगों और परमाणु हथियार ले जा सकती है। इस पर 750 किलोमीटर की रेंज वाली के 15 मिसाइल लगाई जाएंगी। देखिए INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन है, तो INS अरिहंत है। इसे 2018 में नौसेना में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। INS त्रिपुत देखिएगा कि 23 जुलाई 2024 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए नया जंगी जहाज INS त्रिपुट को लॉन्च किया है। यह तलवार क्लास फ्रिगेट का 9वां युद्धपोत है। इसे बनाने का काम 29 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। ठीक है, और अक्टूबर 2024 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। कब तक, 2026 में। तब तक इसके कई तरह के ट्रायल्स चलेंगे। इसके बाद गोवा शिपयार्ड इसी क्लास का एक और जंगी जहाज बना रहा है जिसका नाम अभी तक तय नहीं हुआ। इस जहाज 2027 में नौसेना में शामिल होगा। तलवार क्लास के सभी जंगी जहाज असल में स्टेलथ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट इन जंगी जहाज़ों
का समंदर पर डिस्प्लेसमेंट 3850 टन होता है। इसकी लंबाई 409.5 फीट है, बीम 49.10 फीट है और ड्रॉट 13.9 फीट। और यह जंगी जहाज समंदर की अधिकतम 59 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हैं। नौसेना को मिले पनडुब्बी रोधी 2 पोत। कोलकाता स्थित रक्षा PSU गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज को 2 नए स्वदेशी युद्धपोतों INS अग्रे और INS अक्षय को हाल ही में एक साथ लॉन्च किया गया है। दोनों युद्धपोतों को नौसेना में शामिल होने के बाद समुद्री सुरक्षा की ताकत और इजाफा होगा और GRSE नौसेना के लिए ASW USWWC सीरीज के 8 युद्धपोत को निर्माण कर रहा है, जिसमें यह 5वां और 6ठा पोत है। लक्षद्वीप में बना नौसैनिक अड्डा INS जटायु, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना को लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप पर INS जटायु नेवल बेस सौंपा गया है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे था? लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पे INS जटायु। ठीक है ना। नौसेना प्रमुख एडमिरल मतलब कि अरहरी कुमार की उपस्थिति में नौसेना की सेवा में समर्पित यह अड्डा हिंद महासागर में भारत का ताकत बढ़ाएगा। देखिए कहाँ पे बढ़ाएगा? तो हिंद महासागर में। अभी कौन है? एडमिरल अरहरी कौन थे? तो नौसेना प्रमुख है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला आपका कि इसमें अरब सागर में नौसेना की निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता में खासा इजाफा होगा। रणनीतिक रूप से अहम लक्षद्वीप में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के नौसेना के संकल्प के लिहाज में यह एक मील का पत्थर है। नौसेना प्रमुख ने अड्डे के उद्घाटन के दौरान इसका नाम जटायु रखने जाने की वजह बताते हुए कहा है कि जटायु को सुरक्षा, निगरानी और निस्वार्थ सेवा के लिए जाना जाता है। जटायु ने भगवान राम के माता सीता को हरण की खबर और अहम स्थितिजन्य जानकारी दी थी। इनकी बदौलत माता सीता की खोज सफल हुई थी। इसी तरह से INS जटायु हिंद महासागर में भारतीय नौसेना में स्थिति जानकारी को जागरूकता मुहैया कराएगा। आंध्र प्रदेश बनेगा नया मिसाइल परीक्षण केंद्र। अक्टूबर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति में आंध्र प्रदेश एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की। तो कौन सा राज्य? तो आंध्र प्रदेश। इस मंजूरी के बाद अब आंध्र प्रदेश में नागायालंका में नया मिसाइल परीक्षण केंद्र बनेगा। नई मिसाइल परीक्षण रेंज के सतह हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और सामरिक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा। गोवा मैरीटाइम्स सिंपोजियम कार्यक्रम 2024 23 से 24 सितंबर 2024 के बीच में गोवा के नौसेना युद्ध महाविद्यालय में गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसकी मेजबानी भारतीय नौसेना द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम है हिंद महासागर क्षेत्र में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, अवैध, अप्रतिबंधित एवं अनियमित मछली पकड़ने और अन्य अवैध समुद्री गतिविधियों को जैसे मौजूदा खतरों को कम करने के लिए प्रयासों में प्रगतिशील पद्धतियाँ। इसमें 12 हिंद महासागर तटीय देशों में भाग लिया। बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें भाग लिया। कितने देश? 12 हिंद महासागर तटीय देशों ने भाग लिया है। इसके अलावा केन्या और तंजानिया के पर्यवेक्षक भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड्स एरिया डिफेंस। हाल ही में अमेरिका ने इजरायल के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस का थार्ड प्रणाली की तैनाती की घोषणा की है। थार्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा डिजाइन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखते हैं कि थार मूलतः टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस का संक्षिप्त रूप है। ये थार्ड का फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। यह एक प्रकार का स्थानांतरण योग्य और सतह आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली। इस प्रणाली को छोटी व मध्यस्थ दूरी को बैलिस्टिक मिसाइलों के उड़ाने में अंतिम चरण में इंटरसेप्ट को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वायुमंडल के अंदर या बाहर कम दूरी, मध्य दूरी और सीमित मध्यवर्ती दूरी बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के खिलाफ तेजी से तैनाती की क्षमता को प्रदान करेगा। ठीक है ना। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। हाल ही में सुरक्षा अनुसंधान DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के चांदपुर में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को लॉन्च किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो आज कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और डेली मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ ये रक्षा प्रतिरक्षा है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके होमवर्क सीरीज में आज जो बनेंगे उसको आप देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, मैंने आपको जो बताया था। तो प्लीज़ अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट, कोई भी अगर कोई वैकेंसी आता है तो सबसे पहले आपको पीसेस मेकर पे अपलोड होता है। प्लीज़ आप पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।